मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। इम्तियाज साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे मुल्क में कोरोना की सिचुएशन को सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल किए हुए हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये वक्त अगर मैं हकीकत बयान करूं, ये जैसे सिचुएशन हैंडल होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये यकीनन जब पार्लियामेंट का सेशन खुलेगा उसमें है तो हम खुलकर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त चूंकि है तो किसी को हम डिमोरलाइज नहीं करना चाहते हैं। बस यही है कि हर सतह के ऊपर जो भी कोशिशें चल रही है वो कोशिशें कामयाब होनी चाहिए। एक ये है कि बहुत बड़ी दिक्कत जो हम ये समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये फैसला लिया था 8 बजे प्रधानमंत्री साहब आके ये कहे कि आज रात में 12 बजे से सब रुक जाएगा, तो आज भी के इतने दिनों के बाद कई ऐसे लोग हैं जो बिना वजह अटके पड़े हुए हैं। जैसा एक शहर से दूसरे शहर जहां उनका पहुंचना चाहिए था, तो हमारा ये कम से कम एक 8-10 घंटे का अगर इन्हें टाइम दे दिया जाता और पूरे प्रिकॉशंस के साथ उन्हें अपनी जगहों के ऊपर पहुंचाया जा सकता था तो वो बेहतर था। जैसा हम औरंगाबाद की अगर बात करेंगे तो एक चूंकि स्टूडेंट का शहर है, यहाँ पर बेहिसाब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, इंडस्ट्रियल शहर है, तो अलग अलग राज्यों से बहुत सारे वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए। और ऐसे वक्त के ऊपर जहां पर पूरे आप किसी भी चैनल को उठा के देख ले तो सिर्फ कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोई भी माता पिता, कोई भी परिवार वाले चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहना चाहिए करके, तो उनकी फिक्र जो है वो भी वाजिब है। लेकिन चूंकि अब ऐसा सिचुएशन आ गया था, वो सिचुएशन को देखते हुए सरकार की तरफ से हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी कोशिशें चल रही है ठीक है, लेकिन एक अहम सवाल जो है आज भी एक बहुत सारे लोगों के मन में है और हम हर रोज ये हर शहर के अंदर देख रहे हैं, मैं खुद अपने शहर के अंदर देख रहा हूँ कि सरकार ने ये कहा है कि हम मुफ्त के अंदर अनाज देंगे वो लोगों को जिनके पास राशन कार्ड है। यानी कि कई ऐसे लोग हैं हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर आपको ये मिलेगी समस्या कि किसके पास राशन कार्ड ही नहीं है। अब जैसा आप देख लीजिएगा कि चूंकि वर्कर्स बेहिसाब लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं, लेबर क्लास है, मजदूर लोग हैं, गन्ना तोड़ने वाले किसान के पास जो अलग अलग जगहों से जाते हैं शुगर फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, तो इनका राशन कार्ड कहीं और का बना हुआ है, ये यहाँ ये राशन कार्ड चलने वाला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को राशन पहुंचाने का, अनाज पहुंचाने की जो जिम्मेदारी अभी तक मैं समझता हूं कि बहुत सारे एनजीओज ने उसको अंजाम दिया है, बहुत सारी सियासी तंजीमों ने दिया है। हमने अपने तरफ से जितना हो सकता है वो करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। लेकिन काम बहुत बड़ा है और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को इसके अंदर अब भी हाथ बटाने की जरूरत है, हम समझते हैं। पर इम्तियाज साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इंडिया में कोरोना को लेकर सिचुएशन है, कई ऐसे यूरोपियन ममालिक हैं जिनसे काफ़ी बेटर सिचुएशन है, तो क्या यहाँ पर गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए कि काफ़ी बेहतर तरीके से कंट्रोल हुआ है? देखिए, अगर आप दूसरे मुल्कों के साथ अगर ये कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि अब आप देखिएगा कि दूसरे राज्यों के हिसाब से अगर आप मुंबई की अगर तुलना करेंगे तो आपने अपने शुरुआत के अंदर ये कहा कि सबसे ज्यादा के अंदर है, उसकी वजह जो है वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि पूरे देश भर में जितने भी टेस्ट किए जा रहे हैं सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट सिर्फ मुंबई के अंदर, पूरे देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर के आंकड़े अगर सही है तो 20% टेस्ट जो है वो सिर्फ मुंबई के अंदर किए जा रहे हैं। तो जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है, वरना ये बीमारी कुछ इस तरह से है कि अब तो इसके अंदर सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे हैं। पहले कम से कम ये बताया जा रहा था कि आपको ये सिम्टम्स अगर है, अगर आपको खांसी है, अगर आपको जुकाम है, अगर आपको बुखार है, आपको छींक आ रही है, तो ये सिम्टम्स अगर है तो ऐसा लग रहा था कि ये है तो कोरोना का पेशेंट है करके। लेकिन अब चूंकि ये असिम्टोमेटिक हो गया है, इसके अंदर सिम्टम्स भी अब साफ तरीके से नजर नहीं आने के बावजूद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर हम दूसरे मुल्कों के साथ इसका कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आज भी हमारे पास जितनी टेस्टिंग होना चाहिए वो टेस्टिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आंकड़े नहीं ये हो रहे हैं। तो ये एक गलत बात, ठीक है, हम हमारे लेवल के ऊपर सरकार की तरफ से जितनी भी कोशिशें हो रही है ऐसे वक्त के ऊपर हम उसे सराहेंगे ही, लेकिन हकीकत यही है कि अगर टेस्टिंग बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर अगर की जाए तो मेरे हिसाब से ये आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन अब यह है कि
हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज है, उसे देखते हुए जितना भी किया जा रहा है हम सभी लोग उसको ताउन करने की जरूरत है। इम्तियाज साहब, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन का कहना है कि लॉकडाउन काफ़ी हद तक कामयाब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है कोरोना को काफ़ी कंट्रोल किया है। उसको आप क्या समझते हैं कि क्या लॉकडाउन से जो है कंट्रोल किया गया है, या फिर एक बार जब लॉकडाउन उठ जाएगा उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? देखिए, ये प्रेडिक्शन करना तो मेरे हिसाब से दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी इस बात को प्रेडिक्ट अभी नहीं कर सकते हैं, ना कि हेल्थ मिनिस्टर कर सकते हैं और ना कोई ये कर सकता है, क्योंकि एक ऐसी नई बीमारी पूरी दुनिया के सामने आई जो शायद आपने अपनी जिंदगी के अंदर कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं होगा कि पूरी दुनिया भी रुक सकती है एक वायरस की वजह से, और आज वो हकीकत होके रहा है। अब ये अगर एक मर्तबा कंट्रोल में आ जाता है तो ये दोबारा नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये कब पूरी तरह से 100% खत्म होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, हमने जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स हमने किए हैं, लॉकडाउन मेजर्स जितने भी अपनाए हैं, यकीनन उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि इनिशियली जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि अगर आप बाहर निकलेंगे किसके पास वायरस है, कैसा वायरस ट्रांसमिट होगा, किसी को कुछ पता नहीं था, तो इसका इलाज जो था वो महज इतना इलाज था कि आप अपने घरों के अंदर बंद रहे। तो बहुत सारे लोगों ने इसका कोऑपरेट किया है, लेकिन हकीकत ये भी है कि चूंकि लोगों के पास एक गरीब हमारा बस्तियां होने की वजह से कई ऐसे इलाके हैं, जैसा मुंबई का धारावी अगर देख लेंगे तो एक स्लम एरिया है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा स्लम वहां पर है। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि रात में 8 बजे है, जब मोदी साहब ने बोला कि 12 बजे तक सब बंद हो जाएगा, तो पूरे ये झोपड़पट्टी के लोग निकल के गए और उन्होंने कहा कि चलो 15 दिन का हमने अनाज ला लिए, सब्जी ला लिए, ये कर लिए। ये मैं और आप कर सकते थे, लेकिन गरीब आदमी है जो दिन में कमाता था, रात में खाता था, तो उसके सामने बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो तो दिन का रोज जाके है तो दूध लेके आना, रोज जाके सब्जी लेके आना, अनाज लेके आना, उस हिसाब से उसका घर चलता था। लेकिन ये हुआ है कि अब चूंकि ये लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया था, लोगों ने उसके साथ कोऑपरेट भी किए हैं, तो यकीनन इसका पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन अब ये होने के बाद इसका क्या होगा, कब खत्म होगा या दोबारा इसको स्ट्राइक करेगा, ये कहना किसी के भी बस की बात नहीं है मेरे हिसाब से। इम्तियाज साहब, धारावी की आपने बात की, स्लम एरियाज, धारावी जैसे ही जो भी एरियाज है, कोरोना ने एक तरह से काफ़ी इन एरियाज को हाईलाइट कर दिया है, या फिर ये कहे कि जो हुकूमतें हैं उनकी लापरवाहियां, उनकी नाकामियां उजागर कर दी है, क्योंकि जो एरियाज को अभी तक नेग्लेक्ट कर रहे थे अब उन पर फोकस है। लेकिन ये फोकस कब तक रहेगा? क्या जब तक कोरोना वायरस कंट्रोल में आ जाता है उसके बाद फिर से इन जगहों को भूल दिया जाएगा, उनको, वहां पर रहने वाले लोगों को, उनको फिर से नेग्लेक्ट किया जाएगा? देखिए, अगर हकीकत में अगर आप मुझसे ये जवाब चाहेंगे तो मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कहूंगा कि अब जैसा देखिए, जो रेड जोन में नहीं है, मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण देता हूं, जो रेड जोन के अंदर नहीं है, या दूसरे राज्यों के अंदर भी जहां पर बहुत सारे केसेस नहीं है या केसेस हुए ही नहीं है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वहां पर इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दे दी गई है, वहां पे कारोबार को खोलने की इजाजत दे दी गई है। अब सवाल यही है कि जब आप इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत अगर दे रहे हैं और किसी इंडस्ट्री के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो अभी तो ये कहा गया है कि आप अपनी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं, आप वहीं पे रहिएगा। इंडस्ट्री वालों को बोल दिया गया है आप इनके खाने पीने रहने का इंतजाम कर ले। ये कब तक किया जाएगा? दूसरा सवाल यह है कि कभी ना कभी तो मुल्क को खोलना पड़ेगा, आपको रेलवेज खोलना पड़ेगा, आपको बसेस खोलना पड़ेगा, आपको हवाई जहाज खोलना पड़ेगा, वरना जो लोग अटके पड़े हुए हैं, आपको मालूम है कि जैसा मुंबई का बांद्रा का जो इंसिडेंट हुआ था, ये क्यों हुआ कि लोग एक उतावले हो गए थे कि नहीं, आज नहीं तो चलो ठीक है, कल तो हमारे को परमिशन मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। और जब ये देख रहे थे कि इतना टाइम हो गया है, अब हमारे पास तो खाना भी नहीं, अनाज भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो सड़कों के ऊपर निकल आए हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को अपनी अपनी जगहों के ऊपर पहुंचाना चाहिए। जैसा औरंगाबाद के अंदर खुद मैं आपको बताऊं कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेज है, तकरीबन 400-500 बच्चे वहां पर अटके पड़े हुए थे। हमने बार बार गुहार लगाई और ये कहा कि इनके माँ बाप जो दिल्ली में है, जो हैदराबाद में है, जो अहमदाबाद में बैठे हैं, जो जयपुर के अंदर बैठे हैं, ये रोज आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कम से कम 50 फोन मुझे आते थे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि सर हमारे बच्चे को यहां से निकलवा दीजिएगा। लेकिन
उसे निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे, क्योंकि परमिशन जो मिलेगी वो बंबई से मिलेगी, बंबई डीजी ऑफिस देगा क्योंकि दूसरे राज्य के अंदर जाने का था। तो ये दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा था। तो हमारा यही कहना है कि 3 तारीख तक तो ये लॉकडाउन है, लेकिन 3 तारीख के बाद अगर समझ लीजिएगा खुदा ना करे अगर ये बढ़ाने की नौबत आती है तो सरकार को इस बात के ऊपर प्राथमिकता के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग अपने शहर जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, कम से कम उनको उतनी मोहल्लत दी जाए, उनको उतनी फैसिलिटी दी जाए पूरे प्रिकॉशंस के साथ कि यहां से निकलते वक्त उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, जिस गांव में या जिस शहर के अंदर जा रहे हैं तो उनका पूरा प्रॉपर तरीके से उनको प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवा के ही उनको लेकर जाया जाए। लेकिन आप पब्लिक को बहुत ज्यादा समय तक अलग अलग ठिकानों के ऊपर रोक नहीं सकते है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं। अब अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक फोन आया है कि 40 उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर है। अब हम लगातार उनको जितना भी खाना हमारी तरफ से अनाज पहुंचा सकते हैं हम अनाज पहुंचाने ये कर रहे हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी एक सीमा है कि आखिर कब तक करेंगे, क्योंकि सरकार ने तो कहा कि ठीक है राशन की दुकान, आपका राशन कार्ड नहीं है तो सरकार के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो सरकार ने हमको बताया कि देखो ये 40 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये 20 लोग पुजारी लोग हैं जो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, इनके खाने पीने का, तो जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट लोग हैं, जो समाज सेवक है, एनजीओज है, वो अपने लेवल के ऊपर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कब तक चलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इम्तियाज साहब, महाराष्ट्र में क्योंकि पहले ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बिना प्लान किए, बिना जो है माइग्रेंट मजदूरों को कंसिडर किए जो है लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, और अभी तक अब जब 1 महीने से भी ऊपर हो गया है लॉकडाउन को तो अभी भी कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास। कोई प्लान नहीं है। देखिए आज भी हमारा महाराष्ट्र के जो हमारे गार्डियन मिनिस्टर है, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भी बहुत सारे लोक प्रतिनिधियों ने ये आवाज उठाई, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने, कि जो लोग अलग अलग जगह के ऊपर फंसे हुए हैं उनको निकालने का कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पब्लिक कहेगी कि नहीं अब हम तो मतलब एक जगह के ऊपर फंसे हुए हैं, अब हमको कानून का इतना ये नहीं है, हमको किसी भी हालत के अंदर जाना, तो वो सिचुएशन ना आए इसके लिए सरकार ने पूरी प्राथमिकता के साथ पूरी प्रायोरिटी के ऊपर है, तो इसके ताल्लुक से कुछ फैसला लेने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने, आप किसी भी राज्य के अंदर चले जाइएगा कि कल के दिन हमने देखा था कि हैदराबाद से हमारे असद अवैसी साहब बता रहे थे कि हजारों के अंदर मजदूर क्लास जो है वो गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, ये हैदराबाद के अंदर फंसा हुआ है। तो हर शहर की ये समस्या है, वो समस्या को जल्द से जल्द खत्म करना मेरे हिसाब से सरकार को इसके ऊपर एक पॉलिसी डिसीजन लेने की जरूरत है। इम्तियाज साहब, लिक्विड शॉप्स को, शराब की दुकानों को खोलने की बात हो रही है महाराष्ट्र में, उस पर आप क्या कहेंगे? इससे ज्यादा कोई भद्दा मजाक नहीं हो सकता है। और देखिए मैंने जो चीज अच्छी थी वो उसको हमने सराहा है। महाराष्ट्र सरकार अभी तक जितना भी काम कर रही है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जो काम कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं, हमने उसकी प्रशंसा की है, हमने उसकी तारीफ की है कि बहुत अच्छे तरीके से अभी तक हैंडल किया गया है। लेकिन एक लिकर लॉबी है जो सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रही है, और जो पीने वाले हैं जिन्हें हम मराठी के अंदर बेवड़े कहते हैं, ये बेवड़ों का प्रेशर और लिकर लॉबी का प्रेशर सरकार के ऊपर है। और सरकार अब ये समझ रही है कि हमारे को अगर हमारी रेवेन्यू जनरेट करना है, हमें पैसा इकट्ठा करना है, तो शराब से बड़ा हमारे पास कोई और दूसरा ये नहीं है सोर्स कि जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते। मेरे हिसाब से ये सरकार का सबसे गलत फैसला होगा। मैंने खुद ने अपने तौर के ऊपर ये कहा कि अगर ये सरकार अगर ये अपने लेवल के ऊपर ये फैसला करती है कि महाराष्ट्र के अंदर शराब की दुकानें हम खोलेंगे, मैंने सरकार साफ शब्दों के अंदर लिख कर दिया हूं कि मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर मैं किसी भी सूरत के अंदर शराब की दुकानें नहीं खुलने दूंगा इस दौर के अंदर। और अगर इसके बावजूद भी खोलेंगे तो पुलिस को इंतजाम करना पड़ेगा कि आपको हर शराब की दुकान के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आज जब लोगों को खाने के लिए नहीं है और आप कह रहे हैं कि शराब पिलाओ करके, और इसके अंदर सिर्फ लोग कह रहे हैं नहीं है, अभी मतलब एक राजनीतिक पार्टी के एक नेता ने कहा कि नहीं शराब की शुरू कर डालो, वो खुद पीते हैं बहुत ज्यादा शराब, तो उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि अब शराब की दुकानें खुलवा डालो तो कम से कम घर पे बैठ के हम शराब ही पिएंगे। लेकिन इसका असर हमारे घर की महिलाओं के ऊपर जो शराब पीते, जिनके घरों में है, जो खासकर गरीब तबका है, जिनके पास के लिए नहीं है, वो घर का मर्द जाके है तो शराब लेकर आएगा, शराब पिएगा, फिर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा।
तो ये एक बहुत ही गलत मेरे हिसाब से डिसीजन है। और अगर सरकार ये समझ रही है कि रेवेन्यू वहीं से आ सकता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास क्रूड ऑयल का जो रेट आज एक पीरियड $70 $80 पर बैरल हो गया था, आज वो $0 तक आ गया है। $0 तक आ गया है, $1 $2 तक पिछले दो दिन पहले तक था। तो ये जो रेवेन्यू आ रहा है, ये गवर्नमेंट क्या पब्लिक को दे रही है? इसका फायदा नहीं दे रही है। जब $80 पर बैरल था तब भी है तो हमको उतना ही पैसा देना पड़ रहा था, 80 रुपये 90 रुपये है। आज जब इतना कम हो गया है, बल्कि ये कहिएगा कि फुकट में मिल रहा है, तो पब्लिक को बेनिफिट नहीं पहुंचाया जा रहा है। अगर वो बेनिफिट आप पब्लिक को पहुंचा देते हैं, आज अगर आप पेट्रोल 80 रुपये है तो उसको आप 30 रुपये में लेके आ जाइए, 40 रुपये के अंदर लेके आ जाइए, तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, लोग अपने गाड़ियां भर भर के रख डालेंगे, स्टॉक करके रख डालेंगे, और इससे है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, रेवेन्यू जनरेट करना है तो सिर्फ बेवड़ों को शराब पिला दलो, शराब की फैक्ट्रीज खुलवा दलो और शराब ओपन में बिकवा दलो, तो मेरे हिसाब से ये इससे ज्यादा है तो एक गलत फैसला कोई हो नहीं सकता है, मैं समझता हूँ। 431 इंडस्ट्रीज जो है औरंगाबाद में खुलने जा रही है, किस तरह से आप सिक्योरिटी को ध्यान में रखेंगे और सेफ्टी किस तरह से बरकरार रहेगी? देखिए, ये है कि ये अब प्रशासन के हाथ में नहीं है, ये पुलिस के हाथ में नहीं है। अब जो इंडस्ट्रीज ने अप्लाई किया है या जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है, जिन्हें परमिशन दिया गया है सरकार की तरफ से, अब ये इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी है कि वो अपने लेवल के ऊपर क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं करके। और अगर कोई इंडस्ट्री, समझ लीजिएगा, ये प्रिकॉशन नहीं लेती है, तो यकीनन हम समझते हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आप इस वजह से आपको परमिशन दी जा रही है क्योंकि मालूम है आपकी इंडस्ट्री से हमको एसेंशियल कमोडिटीज मिलने वाले हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपना धंधा करने के चक्कर के अंदर आप पूरे शहर का नुकसान अगर करेंगे, तो वो तमाम इंडस्ट्रीज और जो चलाने वाले जो भी उसके जिम्मेदार है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ताल्लुक से हमने सरकार को भी ये बता दिया है। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद चूंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, मैंने कल ही यहाँ के कलेक्टर को ये कहा है कि हर इंडस्ट्री का एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, CSR फंड होता है। ये CSR फंड, मैंने ये कहा है कि आप इंडस्ट्री औरंगाबाद में लगा रहे, फैक्ट्री अपनी औरंगाबाद में लगा रहे, लेबर हमारा ले रहे, पानी हमारी ले रहे, जमीन हमारी ले रहे, बिजली हमारी ले रहे, वर्कफोर्स हमारा ले रहे हैं, और ये सब करने के बाद आपका कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं दिल्ली में है, आपका कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं पूना में है, कहीं अहमदाबाद के अंदर है, तो वो पैसा आप यहाँ पे ना लगाते हुए आप दूसरे जगहों के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये कतई बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। मुझे जो जानकारी हासिल हुई है, औरंगाबाद के अंदर महज 4 कंपनीज है जिन्होंने आकर है तो कलेक्टर के पास है तो अपना फंड दिया है और ये कहा है, जैसा मुझसे जब प्रधानमंत्री की तरफ से, स्पीकर की तरफ से पत्र आया और उन्होंने कहा कि आप अपना MP फंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के फंड में दे दीजिएगा करके, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये फंड जो है ये लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, यानी कि मेरे एरिया के अंदर डेवलप करने के लिए। आज अगर ये सिचुएशन ऐसी आई है तो मैंने कहा कि मेरा फंड मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दूंगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये कहूंगा मेरा फंड आज औरंगाबाद के जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वो खर्च किया जाए करके। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि भाजपा वाला खासदार है तो बोलेंगे नहीं मेरे को तो प्रधानमंत्री के पास देना है, सेना वाला है तो वो बोलेगा नहीं मैं तो चीफ मिनिस्टर के फंड के अंदर दूंगा। सवाल ये है कि आप इस शहर से चुनकर आए हैं, ये शहर ने आपको बड़ा किया है, अगर आप इस शहर के बारे में ये नहीं करेंगे, आज बताइएगा कि कितने सारे MPs ने अपना फंड दे दिए हैं, क्या महाराष्ट्र CM की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये फंड आया है? और अगर आया है तो हमारे औरंगाबाद के अंदर कितना आया है? नहीं आया है जी। यही फंड जो हमने दिए हैं वही फंड इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो फैसले लिए जा रहे हैं ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत गलत फैसले हैं। इंडस्ट्रीज ने भी सोचना चाहिए कि अगर आप हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो आपको पैसा हमारे पास ही खर्च करना पड़ेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि आप कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं दूसरी जगह के ऊपर प्रॉफिट्स आप हमारे पास से बना रहे हैं लेकिन पैसा कहीं दूसरी जगह के ऊपर खर्च करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत फैसला है और ऐसे इंडस्ट्रीज को हम भी नजर रखेंगे कि कौन कौन है ऐसे इंडस्ट्रीज। बिल्कुल। इम्तियाज साहब, रमजान के मौके पर लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, तमाम उलमाए किराम ने, सबसे पहले तो मैं आपको और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी तरफ से औरंगाबाद की पूरी आवाम की तरफ से मैं आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
और ये है कि चूंकि रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है, एक महीना सभी लोग रोज़ा रखते हैं और शिद्दत से इबादत की जाती है और एक चहल पहल अलग किस्म की होती है, लेकिन एक हकीकत है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा रमज़ान कभी देखा नहीं होगा और दुआ करते हैं कि कभी दोबारा इस तरह का कोई वाक़या ना आए जहाँ पूरी दुनिया बंद हो जाए, मस्जिदों के ऊपर मस्जिदें बंद हो जाए, तरावी की नमाज हमें अपने घर के ऊपर पढ़ने के लिए तमाम जितने भी इस मुल्क के बड़े बड़े उलमाए किराम है सभी ने ये कहा है कि इस रमज़ान महीने का पूरा एहतराम करते हुए आप रोज़े रखिएगा, आप इबादत करिएगा, शिद्दत से इबादत करिएगा, इस मुल्क से ही नहीं पूरी दुनिया से कोरोना वायरस ख़त्म होने के लिए। और दूसरा ये है कि आप बाहर निकलेंगे जब आप इफ्तार का सामान खरीदने के लिए तो अपने खुद की आप प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि आप निकलते वक्त आप अपना मास्क लगाइएगा, मास्क नहीं है तो कम से कम रस्सी लगाइएगा, एक कपड़ा लगाइएगा। और यहाँ पे हमने औरंगाबाद शहर के अंदर तकरीबन 23 ऐसी जगहें आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पर जिस इलाके में इंसान रहता है उसको उसी इलाके के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ें रहेगी वो सब मिलेगा। लेकिन ये है कि अब चूंकि तमाम उलमाए किराम ने भी ये कहा है कि बराए करम मेहरबानी आप लोग मस्जिदों के अंदर जाके नमाज पढ़ने का एहतमाम ना करें, अपने घरों के अंदर अपने घर वालों के साथ नमाज पढ़े। तरावी अगर करना है आप अपने घर वालों के साथ करिएगा, ऐसा ना हो कि आप पास पड़ोस के 15-20 लोग जमा हो जा रहे हैं, किसी की टेरेस के ऊपर पढ़ ले रहे हैं, किसी के बड़े हॉल में पढ़, तो वो भी मेरे हिसाब से खतरनाक बात है और वो भी आप कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करेंगे। देखिए अल्लाह दिलों को जानता है, आपकी नियतों को जानता है। इस बार एक अलग तरह का माहौल रहेगा हम भी जानते हैं, लेकिन अगर हमने सही मानों में अगर इस बार हमने अच्छी तरीके से प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं तो हमारी दुआ रहेगी और हम इस मुल्क की हमारी सबके मुसलमानों की ख्वाहिश रहेगी। हमने रोजे तो इस तरह से निकाल लिए, लेकिन इंशाल्लाह ईद की नमाज के लिए हम कम से कम बाहर निकल सकेंगे, ईद की नमाज हम मस्जिदों के अंदर जाकर पढ़ सकेंगे अगर हमने अभी वो प्रिकॉशन लिए। अगर नहीं लेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये लॉकडाउन का पीरियड कब तक जारी रहेगा हम खुद नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए हर इंसान की ये जिम्मेदारी है बखूबी उसको आप पालन करें उसका। बिल्कुल। इम्तियाज जलील साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी 66